हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक इसमें फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके जो टॉप एमसीक्यूज हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कि जेके एसएसपी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम्स में जो कि जेके एसएसपी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो टॉपिक्स को हम करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज इस फॉर्म में करेंगे ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 17 क्वेश्चन तक ये जेके एसएसपी के एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से लेके फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 17 दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय जेके एसएसपी इन डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसपी के पॉलिटी का। तो ग्राम पंचायत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ग्राम पंचायत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सीधा आंसर क्या बनेगा? ग्राम पंचायत की जब बात करेंगे हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? सी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ग्राम पंचायत एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पर्टेन टू बी पंचायत एंड देयर रूल्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपका सी बनेगा। आप देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बताऊंगा पॉलिटी के जो पूछे गए हैं। इसमें से बताइए कौन सी रिट जो है इशू की जाती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल जो होता है जिसको उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है दैट ही वाज फेल टू रिफ्यूज टू परफॉर्म, और वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए टोटली फेल हो जाता है, ठीक है। इस टाइप की अगर कोई पर्सन एक्टिविटीज करता है तो उसको कौन सी रिट इशू की जाती है? सर्चुरी, मैंडामस, को वारंटो, हैबिस कॉर्पस। बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी बनेगा, मैंडामस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिट जो इशू की जाती है कमांड टू पब्लिक ऑफिशियल को कमांड देने के लिए, और उसको बोला जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए, क्योंकि जब भी फेल हो जाता है या रिफ्यूज करता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए तो उसको हम मैंडामस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है प्रेम्बल के ऊपर पूछा गया है। द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी डेट को मेंशन किया गया प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ना उसमें सारे के सारे ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी 26, 1950, जनवरी 25, 1950, नवंबर 26, 1949 या नवंबर 25, 1949। सो योर आंसर विल बी सी, नवंबर 26, 1949, ठीक है। तो डेट मेंशन की थी प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949 एंड दिस डेट मार्क्स द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, और केम इनटू एग्जिस्टेंस होता है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी को हर साल हम कौन सा डे बनाते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 जनवरी को कौन सा डे बनाते हैं? रिपब्लिक डे। इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? लागू हुआ था, केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये जहाँ पे यही बताया गया है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया था, ये आपका 26 नवंबर 1949। अब जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको ये याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट लिखे गए थे तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। बट एक फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट। आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। किसमें से? फंडामेंटल राइट में से। विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो लीगल राइट बनाया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक कौन सी अमेंडमेंट की गई उसके कारण इसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया। 42nd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट या 77th अमेंडमेंट। सो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बी बनेगा। 44 अमेंडमेंट होती है 1978 में। इस अमेंडमेंट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से, और ये 44th अमेंडमेंट होती है
इसमें इसको सिंपल लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 3। अब ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? 300A आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और जो 44 अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, जहां से राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये JK-SSB के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें कवर हो जाएगा। प्रेम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी ग्रांटेड इज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड। बात करें प्रेम्बल के अनुसार ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी क्या ग्रांटेड करती है? इज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड, क्या पोजीशंस करती है, डिग्निटी करती है, स्टेटस करती है या एक्शंस करती है? सो योर आंसर विल बी, दैट इज आंसर सी, स्टेटस। ये भी प्रेम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल विच वैल्यू डिक्टेट्स दैट इंडिया इज अ फ्री नेशन एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया? इंडिया क्या है? फ्री नेशन है और कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, फ्रेटर्निटी या जस्टिस। सो आंसर आपका होगा जहाँ पे सॉवरेनिटी। अब इसके देख सकते हैं जो सॉवरन होती है गवर्नमेंट, यहाँ पे इसके पास सुप्रीम राइट होता है डिसीजन लेने का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स के लिए। और एक्सटर्नल जो पावर्स होती है वो डिक्टेट कर सकती है गवर्नमेंट को, कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट की बात करें तो वेल्थ जो है जनरेटेड होती है सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। और उसमें सोसाइटी में कैसे उसको बांटा जाता है? इक्वल वे में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये राइट टू फंडामेंटल राइट के अंदर पूछा गया है, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल इज मेंशन इन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइटल आज अगर आपने जहाँ पे पढ़ा होगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, जो फंडामेंटल राइट पहला ना, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है एक फंडामेंटल राइट है, ये पहला फंडामेंटल राइट है जो स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। इसमें करता है इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कास्ट रिलीजन बेसिस के ऊपर। आर्टिकल 16 हमें बताता है अपॉर्चुनिटी या मैटर ऑफ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 हमें किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 17 हमें बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है, अनटचेबिलिटी। आप अनटचेबिलिटी किसी के साथ नहीं कर सकते, इसको टोटली अबॉलिश किया गया है और जो भी कोई करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 1947 से पहले टाइटल्स जो है बहुत सारे, किसी पर्सन को टाइटल दिया जाता, किसी राजा को टाइटल दिया जाता था। आज की डेट में उन टाइटल को खत्म कर दिया गया है और आज की डेट में जो टाइटल दिए जाते हैं वो मिलिट्री के टाइटल दिए जाते हैं, ठीक है। किसी को कर्नल का दिया, किसी को कोई भी रैंक दिया जाता है। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है आज की डेट में अगर बात करें तो मिलिट्री के अंदर दिए जाते हैं, बाकी किसी के अंदर नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये बताया गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। टाइटल को हटाया गया था और किस आर्टिकल के अंदर बताया गया था? ये बताया गया था आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। आंसर सी बनेगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है राइट टू फ्रीडम के रिलेटेड। राइट टू फ्रीडम आपका एक फंडामेंटल राइट है और ये आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है, 19 से लेके 22 तक। अब देखिए जहाँ पे मेरिट बताया गया है कि मेरिट बताओ राइट टू फ्रीडम है क्या? क्या जी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है? फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हैव डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्फ। पर्सन में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन फोर्सफुली परस्यूडिंग पीपल टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। तो उसका आंसर बना गया जहाँ पे आंसर सी। पर्सन क्या कर सकता है? चूज कर सकता है नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, वो हर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता। नॉट टू फॉलो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है, ठीक है। ये फॉलो करेगा तो किसी एक रिलीजन को करेगा, हर रिलीजन को नहीं करेगा। उसके पास फ्रीडम है रिलीजन की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। जहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, राइट टू ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी मैं राइट टू फ्रीडम के बारे में बोल रहा था। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 से लेके 22, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये 25 से लेके 28 तक आता है, ठीक है। 25 से लेके 28 तक, ठीक है, 25 से लेके 28 तक, ठीक है। तो इसमें पर्सन में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। पर्सन में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 25 से लेकर 28। ये भी आपका कौन सा राइट है? ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन आवर प्रेम्बल इज बोरोड फ्रॉम, ठीक है। जो आइडिया है, आइडियल है सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हमारे प्रेम्बल के अंदर, ये कहाँ से बारो किया गया है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है? अमेरिका, रशिया, ब्रिटिश या कनाडा? सो 9 का आंसर क्या पड़ेगा? 9 का आंसर होगा आपका आंसर जहाँ पे
इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका बनेगा बी, रशिया। रशिया से लिया गया, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, रशिया से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एक्सेप्ट। इसमें से बताइए कौन सा बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, कास्ट, कलर, सेक्स, रिजर्वेशन, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा डी, रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें आप किसी के कास्ट के ऊपर बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कलर के बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते, जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी के ऊपर जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एक अपॉर्चुनिटीज तो दी गई है, ठीक है। जो कैटेगरीज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो एक्सेप्ट है, बाकी सारी की सारी क्या है, राइट टू इक्वालिटी, बाकी सारी की सारी राइट इक्वालिटी एक्सेप्ट रिजर्वेशन को छोड़ के, ठीक है। तो जनरल के पास अलग कोटा है, बाकी कैटेगरीज के पास अलग कोटा है, जहाँ पे इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें से बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, जो वायलेशन करता है राइट टू इक्वालिटी, जब डिस्क्रिमिनेट करता है कास्ट, कलर, सेक्स नहीं करता है, बट जहाँ पे रिजर्वेशन करती है, are not enforceable by court, but it's important that state acknowledge them while making। अब जहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, बट ये इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेट एक्नॉलेज करती है while making, बनाने जब बनाया गया था, जब बनाया गया था उस समय, ये क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी, जहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। क्या अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यस, आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जहाँ किसी भी टाइप का वायलेशन हो रहा है तो 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो। बट डीपीएसपी जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी उसको आप नहीं भी मानते हैं तो उसको ये इन्फोर्सेबल नहीं है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सो आंसर आपका सी बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो 12 पूछा गया है, ये भी जेके एसएससी की तरफ पूछा गया है, आर्टिकल 51 क्या कहता है, क्या ये अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करता है फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्या ये इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, क्या ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, क्या ये प्रोटेक्ट करता है इंप्रूव करता है इन्वायरमेंट को। बताइए आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। डीपीएसपी का ये पार्ट है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका सीधा बनेगा बी। आर्टिकल 51 हमेशा हमें किसके बारे में बताता है, जी हमेशा इंटरनेशनल पीस को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को जी प्रमोट करता है। तो आर्टिकल 51 ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सबके देखिए, जैसे कोई रिच है, कोई रिच पर्सन है, या रिच कोई बच्चा है, या एक पुअर है, इसकी भी 12th पास है, इसकी भी 12th पास है, इन दोनों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। दोनों ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। क्या दोनों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो क्या गवर्नमेंट वाले देखेंगे कि रिच कौन सा है या पुअर कौन सा है। रिच होगा तो हम उसको जॉब देंगे, पुअर होगा तो हम उसको जॉब नहीं देंगे। गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी मेरिट, कि इस बच्चे ने रिटर्न में कितने मार्क्स लिए और इस बच्चे ने रिटर्न में कितने मार्क्स लिए। अगर गवर्नमेंट को जहाँ पे एग्जाम होता है तो पुअर बच्चा ज्यादा मार्क्स लेता है, पुअर स्टूडेंट सिक्योर मोर देन मार्क्स देन रिच। तो क्या जॉब किसकी लगेगी, पुअर की लगेगी, रिच की लगेगी, हमेशा से पुअर की लगेगी। तो क्या जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नो। तो जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गारंटी करता है, ये गारंटीज देता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किसकी, आपको मौका देता है, इक्वली मौका देता है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जॉब लेने में। कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 16। हमेशा मैंने आपको बताया था ये आता है बेटा राइट टू इक्वालिटी के अंदर। किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है हमारा, राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, जो स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेके 18। 14 मैंने आपको बताया, 15 मैंने आपको बताया, 16 मैंने आपको बताया, 17 मैंने आपको बताया, 18 मैंने आपको बताया। 16 किसके बारे में बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। तो जहां पे आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जेके एसएससी ने किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है 2009 का, ये क्या इनविसेस करता है, इनविसेस क्वालिटी एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ। ये बताता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कौन से एज ग्रुप से लेके कौन से एज ग्रुप तक,
6 to 14 ईयर, 10 to 18 ईयर, 3 to 18 ईयर, 5 to 10 ईयर। सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर ए। ये बताता है हमें 6 से लेकर 14 साल तक हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट के रिलेटेड है, जेके एसएसबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है ये प्रोवाइड करता है अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ, पहले जहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आपका ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? ये लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 32 किसके बारे में बात करता है? सो आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। अब जहां पे जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये सारे 5 जो बाकी वाले फंडामेंटल राइट है, 5 फंडामेंटल राइट है, अगर कहीं भी उसका वायलेशन हो रहा है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को यूज करके अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहते हो तो आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हो। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। जी किसके द्वारा बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। जी किसके द्वारा बोला गया है? जी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आंसर इसका डी बनेगा। चलिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इनहेरिट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस? 19, 52, 51 ए या 14? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस बात करता है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 हमें बताता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। किसके बारे में? राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के बारे में इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम कहता है आप किसी भी कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो, सॉरी किसी भी स्टेट के अंदर आप जा सकते हो, किसी भी टेरिटरी में घूम सकते हो। ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है बोलने की, आपके पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की। तो ये सारी की सारी आपकी आती है राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंदर आती है? प्रेस को जो आजादी है वो किसके अंदर? आर्टिकल 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। अब जो 24 आर्टिकल है ये क्या प्रोहिबिट करता है? क्या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा? अब यहाँ पे जो आर्टिकल 24 है ना, ये आता है बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसके अंदर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लिखना थोड़ा टफ है, माउस से लिख रहा हूं मैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है आपका आर्टिकल 24। क्या ये अनटचेबिलिटी की बात करता है? नो, तो ये तो अनटचेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है? नहीं। ये चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है? नहीं। ये डोरी सिस्टम की बात कर रहा है? नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? डोरी की बात नहीं करेगा, जहां पे इसका आंसर मैं यूज करता हूँ। ह्यूमन अनटचेबिलिटी की बात नहीं करेगा। आप बताओ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर, दो में से क्या आंसर बनेगा आपका? दो में से जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका सी बनेगा, चाइल्ड लेबर की बात। जहां पे आर्टिकल 24 कहता है जिस बच्चे की एज 14 साल है, 14 साल या 14 साल से जिस बच्चे की एज कम है, अगर वो फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करता है, अगर किसी फैक्ट्रीज के अंदर वो वर्क कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अगेंस्ट, पहले तो लेगी किसकी? कंपनी कोई भी कहीं भी वो इंडस्ट्रीज में जहाँ किसी भी जगह पे काम कर रहा है तो पहले तो ओनर के ऊपर, फिर उसके पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हमें क्या प्रोहिबिट्स करता है? कोई भी बच्चा जो है जिसकी एज 14 साल से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 24 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है चाइल्ड लेबर को। किसको? चाइल्ड लेबर को। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो थे कुछ एक फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन क्वेश्चन थे, कुछ मैंने प्रेम्बल के क्वेश्चन को ऐड किया था जो जेके एसएसबी ने एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है कंसिस्ट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे और इक्वल वर्क के ऊपर कौन सा जो है जहां पे आर्टिकल बताता है फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन दोनों के लिए? आप बताइए आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 41, आर्टिकल 39। सो उसका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा जहां पे डी, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 किसके बारे में बात करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। तो ये आर्टिकल जब भी हम बात करेंगे ना आर्टिकल 36 लेके 51, जब भी इन आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे, कोई भी आर्टिकल आ रहा 36 से लेके 51 के बीच, तो जी हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की। ठीक है, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 39 जो है डीपीएसपी का ये करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
किसके लिए, दोनों के लिए, मैन एंड वीमेन के लिए, जो कि अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आर्टिकल जो है बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थ्रू आउट द कंट्री। आप कंट्रीज के अंदर देखें तो डिफरेंट रिलीजन के अंदर कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से कोई भी अगर बंदा काम करता है, क्राइम करता है, जो भी उसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताएगा जब भी कोई होगा, कोई भी इसमें अगर इसमें लागू नहीं हुआ अभी, जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हर जो रिलीजन के लोगों के ऊपर सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 48, आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल किसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। ठीक है, तो आर्टिकल 44 हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 44 अगेन किसके अंदर आ गया, ये आपका टीपीएसपी के अंदर आ गया। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक प्रपोजल है इंडिया का टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट पर्सनल लॉज को इंप्लीमेंट करना ऑफ सिटीजन विच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन, हर सिटीजन के ऊपर होगे, जिसमें चाहे यानी कोई भी रिलीजन का पर्सन हो, उसके ऊपर हर पर्सन के बच्चे के हर किस्म के जो लोगों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है, बताइए इसका आंसर। अगर हम जहां पे बात करें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी कितने पार्ट है, सॉरी 25 पार्ट, कितने हैं 25 पार्ट। पार्ट 1 क्या करता है, पार्ट 1 हमेशा किसके बारे में, यूनियन की बात करता है। पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, डीपीएसपी की बात करता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट के अंदर आ गया, पार्ट 4 के अंदर। कहाँ पे, पार्ट 4। आंसर आपका क्या बनेगा, डी। तो डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 के अंदर आता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 36 से लेकर 51 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे इसको और डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस किया जेकेएसएसपी के द्वारा जो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको, और प्लस हमने 3 क्वेश्चन अपने से किए। कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, ताकि आपका सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो डीपीएसपी रिलेटेड टू डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट सारी की सारी क्लियर हो जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।